अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी नीतू लाखों सपने संजोए अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह चौंक जाती है। सुरेश अंदर आता है। सुरेश, सुनो, यह शादी मेरी पर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम में क्या देखा। यह कमरा मेरा है, तुम बाहर वाले कमरे में चली जाओ, वहीं सो जाना। नीतू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह इतने अरमान संजोए बैठी थी, उसके सारे सपने एक झटके में टूट गया। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में ठहाकों की आवाज़ आने लगी। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसके सास ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। ससुर, देखा कितना दहेज मिला है, हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फ़ायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। सास, वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैं तो अपने सुरेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूँगी। अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसों के मज़े लो। वह घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। नीतू को गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से ये सब कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही तो इन्हें इतना दहेज दिया था। वो पैसों में मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो ना जाने क्या बीतेगी। वह दूसरे खाली कमरे में पलंग पर बैठी रोती रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह उठकर नीचे चली गई। सास बहू, तुम अपने मायके फ़ोन कर दे, तुझे पग फेरे के लिए आज ही ले जाएं। यहाँ हम तेरी मुँह दिखाई कर नहीं सकते, सब मजाक उड़ाएंगे। नीतू चुपचाप ऊपर आकर फ़ोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर किसी से बात नहीं करती और अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम को उसके ससुराल से उसे कोई लेने नहीं आता। नीतू को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी वह देखती है सामने उसका शरीर पड़ा है। वह एक आत्मा बन चुकी थी जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी। यह कष्ट तो जिंदा रहने से भी ज़्यादा परेशान करने वाला था। वह सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां उसके सास ससुर सुरेश को जेवर और रुपया दिखा रहे थे। सुरेश, मुझे आप लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ में आया आपका एक प्लान था। तभी उन्हें कमरे से जोर से हवा चलने का एहसास हुआ। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। उसी समय सामने दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। कमरे की लाइट भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पलंग पर पैसे और जेवर बिखरे पड़े थे। तभी सुरेश के मोबाइल में फ़ोन आता है। उसे सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। सुरेश, माँ, नीतू के पापा का फ़ोन था, वो बुरी तरह से रो रहे थे। नीतू ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। चलो, अच्छा हुआ खुद ही पीछा छूट गया। चल अभी तो वहाँ चलते हैं, कुछ दिन बाद मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी करा दूँगी। तीनों दरवाजे की ओर चल देते हैं, लेकिन यह क्या, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। कौन है? तभी कमरे में अंधेरा सा होने लगता है। कमरे की रोशनी अपने आप कम होने लगती है। ससुर, अरे खिड़की खोलकर किसी को आवाज़ दो। लगता है दरवाज़ा बाहर से बंद है। तीनों दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। दूसरी ओर पलंग पर बैठे पड़े नोटों में आग लग जाती है। पूरा बिस्तर जलने लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन यह क्या, खिड़की भी नहीं खुलती। कमरे में धुआं भरता जा रहा था। सास ससुर खांस खांस कर बुरा हाल हुआ था। रमेश उन्हें नीचे बिठा देता है और खुद दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। पलंग की आग बुझ चुकी थी, बस थोड़ी सी सुलग रही थी। तभी किसी ने सुरेश का पैर पकड़कर खींचा। सुरेश गिर गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके मम्मी पापा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुरेश अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। तभी उसने देखा खिड़की के पास सफ़ेद कपड़े पहने नीतू खड़ी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। नीतू, क्यों, दहेज चाहिए ना? रख लो दहेज, मैं अब तुम्हारे बेटे को साथ ले जाऊंगी। बहू, हमें माफ़ कर दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। नीतू, वो देख तेरा दहेज जल रहा है। नीतू ने दरवाजे खोला और बाहर रखा सारा दहेज का सामान जल रहा था।
पूरा घर में धुआं भर रहा था। इधर सुरेश बेहोश हो चुका था। नीतू उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। कुछ देर तक सुरेश पैर पटकता रहा, फिर वह दम तोड़ देता है। यह सब देख सुरेश के मम्मी पापा बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर, आप ठीक हैं? यह सब कैसे हुआ? ससुर, बहू ने मारा है मेरे बेटे को, उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर, आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। सास नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है मेरे रमेश को, उसे मत छोड़ना। सुरेश के मम्मी पापा इंस्पेक्टर से गुहार लगा रहे थे, साहब हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार देगी। वह यहीं है, आप उस कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर देख लेता है लेकिन कोई भी नहीं मिलता। सुरेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर वह चला जाता है। इधर नीतू का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलख बिलख कर रो रहे थे। सभी रिश्तेदार जो कल शादी की खुशियां मना रहे थे आज उदास खड़े थे। नीतू यह सब देख कर रो रही थी, पापा काश मैं इन लालची लोगों के यहाँ उसका रिश्ता नहीं करता, कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूँगा। अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं। नीतू अब अपने अगले शिकार अपने सास ससुर को मारने चल देती है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर